हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में अध्ययन किया था जो हरलॉक द्वारा दिया गया था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि डेवलपमेंट को 6 स्टेज में बांटा गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। आज जो हमारा टॉपिक है वह है उन सभी स्टेजेज में से 3 स्टेजेज जो हमारे शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं 3 स्टेज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें से सीटेट में लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, इसलिए आप जो आज का जो टॉपिक है उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है शैशवावस्था की विशेषताएं। हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों की विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा है शैशवावस्था की विशेषताएं। तो शैशवावस्था किसको कहा जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। पीछे ही पढ़े थे हम लोगों ने। इसमें विकास की गति बहुत अधिक होती है। 2 दिन पहले वाले टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि विकास की गति शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होती है। इसमें सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होती है। मतलब कि जो सिर का जो लंबाई होता है वह पूरे शरीर के लंबाई का 1/4 भाग होता है, मतलब 1/4 भाग होता है। इस अवस्था में बुद्धि का विकास लगभग आधा हो जाता है। इस अवस्था में कहा जाता है कि जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो कम्प्लीटली आधा हो जाता है। मतलब 2 साल में हमारा मानसिक विकास आधा तक पहुंच जाता है। फिर इसके बाद है किसी पदार्थ को मुंह से चूसने की प्रवृत्ति। मतलब इसमें जो बालक होते हैं वे किसी भी पदार्थ को जब भी उनके हाथ में दिया जाता है तो वो उस पदार्थ को अपने मुंह के पास ले जाकर के उससे कुछ चूसने की प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर उनको कलम थमा दिया जाए तो वो कलम को लेकर के अपने मुंह में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मुंह में से चूसने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना मतलब स्वयं में प्रेम की भावना, वो अपने से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर आप देखे होंगे 1.5 साल का 2 साल का जो बच्चा होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप उसको कोई चॉकलेट देते हैं तो आप कहिएगा हमको 2 चॉकलेट, तो वो आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि उसमें केवल अपने ही बारे में सोचने की ज़्यादा वो होती है। तो उसमें स्वप्रेम की भावना ज़्यादा होती है, जिसे जो फ्रायड एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेग के बारे में बताया था कि कितने संवेग होते हैं। तो वो मनोवृत्ति के बारे में बताया था। तो फ्रायड ने उस मनोवृत्ति को नार्सिज्म की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नार्सिज्म किसे कहा जाता है? तो स्वप्रेम की भावना को नार्सिज्म कहा जाता है। वो किस अवस्था में देखने के लिए मिलती है? तो वह शैशवावस्था में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है इनमें हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। आपने जाना होगा कि मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है, परंतु इनमें अधिक होती है क्योंकि इनमें छोटी छोटी हड्डियां होती है, फिर वो बाद में बड़े होने पर धीरे धीरे जुड़ने लगती है। तो पहले हड्डी 270 होती है, लगभग में बता रखे हैं, लगभग 270 होती है। इनमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीटेट के लिए, याद रखिएगा। ये भी सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। इनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है अब मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई बालक है इस टाइप का 0 से 2 वर्ष का, आप उसको कोई भी वस्तु दे दीजिए। जैसे मान लीजिए उसको एक कलम दे दीजिए। उसको कलम देने के बाद से उसके हाथ से कलम लेकर के हटा दीजिए, दूर हटा दीजिए। वो भूल जाएगा कि आपने कोई कलम भी दिया था। वो उस कलम की तरफ दोबारा देख भी नहीं करेगा या कलम की तरफ दोबारा लौट के जाएगा नहीं। मतलब उसमें उस वस्तु के बारे में स्थायित्व का गुण नहीं होता है। वही अगर 4 साल के बच्चे को अगर कोई कलम दे दीजिए और उसके हाथ से छीन लीजिए तो वो आपसे उस कलम लेने के लिए आपसे झपट्टा मारेगा या जहाँ पे भी रखते हैं कलम वहाँ से जाके उसको ढूंढ निकालेगा। परंतु इनमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता। मतलब वे जो भी वस्तु उनको दी जाएगी, दिखाई जाएगी, उनमें उसकी जो क्षणिक
क्षणिक उनके मस्तिष्क में उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्षणिक बनेगा, उसके बाद हट जाता है, मतलब कि उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, शारीरिक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति। ये जो होते हैं अपनी अभिव्यक्ति करनी होती है तो शारीरिक क्रियाओं द्वारा करते हैं, जैसे हाथ मार करके, पैर मार करके या मुंह से चिल्ला करके, मतलब कि वो शारीरिक क्रियाओं द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। अगर उनको भूख लगी है, चाहे कुछ भी, जो भी चीज़ अपनी क्रिया है उनको करने के लिए वे अभिव्यक्ति अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा करते हैं, मतलब हाथ पैर मार करके या मुँह से चिल्ला करके। ठीक है, मुँह से चिल्लाने मतलब रोना गाना करके। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट हमारा है, ये प्रकाश तथा आवाज की तरफ अनुक्रिया करते हैं, मतलब इनकी जो अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है वे प्रकाश और आवाज की तरफ होती है। जैसे अगर इस साल के बच्चे को, किसी को ले लीजिए, 0 से 2 साल का बच्चा है, तो अगर उसको अटेंशन देना है, अगर उसका ध्यान आकर्षित करना है अपनी ओर, तो आप एक ताली बजा दीजिए, तो आप ताली का आवाज़ सुन करके वे आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, मतलब आपको देखने लगेंगे। फिर अगर आप उससे कुछ बोल दीजिए, मुंह से बोल दिए, तो वो उस आवाज़ की तरफ, जिधर से वो आवाज़ आ रही है उधर की तरफ वो मुड़ जाते हैं। यदि वो अंधेरे में हो तो लाइट जला दीजिए, तो वो जहाँ लाइट जल रहा है उसकी तरफ वो देखने लगते हैं, अर्थात उनकी जो अनुक्रिया होती है वह प्रकाश और आवाज की तरफ ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा शैशवावस्था की विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाल्य अवस्था में पाई जाने वाली विशेषताएं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्व बाल्य अवस्था, जिसको हम लोग प्री चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? तो पूर्व बाल्य अवस्था का पहले जानते हैं हम लोग 2 से 6 वर्ष होता है, क्योंकि बाल्य अवस्था को 2 भाग में बांटा जाता है, एक पूर्व बाल्य अवस्था और एक उत्तर बाल्य अवस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था को 2 से 6 वर्ष कहा जाता है। अब इसके इस एज की क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता है कि इस स्टेज के अंत में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसीलिए इसे प्री स्कूल एज भी कहा गया है। क्यों कहा गया है प्री स्कूल एज? क्योंकि इस अवस्था के अंत तक बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए इस अवस्था को प्री स्कूल एज कहा गया है, मतलब स्कूल जाने से पहले की अवस्था। नेक्स्ट है प्री गैंग एज। इस अवस्था में बालक, इस अवस्था के अंत तक बालक समूह बनाने लगता है। समूह बनाने का मतलब अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना आदि, मतलब मिलना जुलना शुरू कर देता है। इसे ही प्री गैंग एज, इसीलिए इसे प्री गैंग एज कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब गैंग एज से पहले की अवस्था, मतलब इस अवस्था के अंत तक वे गैंग बनाना शुरू कर देते हैं, समूह बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे प्री गैंग एज कहा जाता है। इसे ट्वाई एज भी कहा जाता है। ट्वाई एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था के में बालक ट्वाई से खेलना, खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसे ट्वाई एज कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे प्रॉब्लम एज कहा जाता है। प्रॉब्लम एज किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम एज सभी के लिए नहीं कहा जाता है, माता पिता के लिए प्रॉब्लम एज होता है। ये माता पिता द्वारा इसे प्रॉब्लम एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बालक घर पे रहते हैं तो अपने माता पिता को ज़्यादा शैतानी करके माता पिता को ज़्यादा तंग करते हैं, और माता पिता के लिए इनकी देखभाल करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए वो उन माता पिता की तरफ से इस एज को प्रॉब्लम एज कहा जाता है, समस्यात्मक एज। परंतु फुल्ली रूप से प्रॉब्लम एज ये नहीं है। फुल्ली रूप से अगर प्रॉब्लम एज आपका आया तो आप याद रखिए किशोरावस्था को प्रॉब्लम एज कहा जाता है। तो इसे माता पिता द्वारा प्रॉब्लम एज कहा गया, क्योंकि माता पिता के लिए ज़्यादा सिरदर्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है ईगो सेंटर्ड। ये जो होते हैं ईगो सेंटर्ड होते हैं, मतलब आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब स्वयं जैसे कि अगर इनको कोई चीज़ सामान दिया जाए, जैसे कुछ मिठाई दिया जाए और वही मिठाई मांगा जाए कि थोड़ा सा हमको भी दे दो, तो नहीं, पहले अपना पेट भरेंगे तब वो दूसरे को देंगे। मतलब पहले अपने बारे में वो सोचते हैं तब वो दूसरे के बारे में सोचते हैं, मतलब ईगो सेंटर्ड होते हैं। नेक्स्ट है एनिज्म। एनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगो सेंटर्ड याद रखिएगा, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनिमिज्म भी सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जीववाद कहा जाता है। क्या होता है एनिमिज्म? एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद, मतलब कि सजीव और निर्जीव का संपर्क है। इनमें सजीव और निर्जीव का संपर्क नहीं पाया जाता है।
ये हर चलती हुई वस्तु को सजीव समझते हैं, जो भी चल रहा है उसको सजीव समझते हैं। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा को सजीव समझते हैं, बादल अगर उड़ रहे हैं तो बादल को सजीव समझते हैं। मतलब हर चलती हुई वस्तु को वे सजीव समझते हैं। इनमें जीव सजीव निर्जीव का कंसेप्ट नहीं होता है। इसे एनिमिज्म कहा जाता है, एनिमिज्म या जीववाद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट की व्यू से, क्योंकि एनिमिज्म पूछा कि एनिमिज्म किसमें पाया जाता है, तो पूर्व वाला अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। जैसे अगर बात घर में वो रह रहे हों तो दादाजी हों चाहे दादी जी हो, तो वो उनका अनुकरण बहुत करते हैं। अगर वो कैसे खांसते हैं तो वैसे खांस के बताएंगे, या वो कैसे बोलते हैं तो वैसे बोल के बताएंगे। मतलब उनकी बातों का अनुकरण करते हैं। इसलिए इस अवस्था में माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके सामने वैसे वैसे बातें की जाए जिनसे वे अनुकरण करके अपने जीवन को अच्छा बना सकें। इसलिए इन पे इस अवस्था में माता पिता को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि उनके सामने वही सब बातें रखी जाए जो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हो, क्योंकि वो उसका अनुकरण कर लेते हैं। नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक अवस्था। इस अवस्था में वो बालक जो होते हैं उनमें अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, मतलब खोज की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर वो कहीं से आ रहे हैं तो जैसे कोई कहीं गए घूमने गए तो वहाँ पर भी प्रश्नों का अंबार लगा देते हैं। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कहाँ है, ये कैसा है, मतलब प्रश्नों का कई अंबार लगाते हैं, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा की भावना ज़्यादा होती है। वे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इसलिए उन्हें अन्वेषणात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को अन्वेषणात्मक अवस्था कहा जाता है। और माता पिता को इस अवस्था में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि वो जो चीज़ पूछे उनका जवाब वे बिल्कुल अच्छी तरह से दें, जिससे उनमें अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट है संवेग का विकास। इस अवस्था में संवेग का कंप्लीटली विकास हो जाता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति करने की प्रवृत्ति इनमें अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, वो अच्छी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बक्की अवस्था। इस अवस्था में जो भी बालक होते हैं वो ज़्यादा बकबक करते रहते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, कुछ भी उन्हें पता चल गया, मतलब अपने में बोलने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, इसलिए इस अवस्था को बक्की अवस्था कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पूरे बाल्यावस्था, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लोग पोस्ट या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। इसकी क्या क्या विशेषता है? तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का होता है। इसकी विशेषता पहला, इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज का मतलब कि इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। इसे गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज कहने का मतलब ये, क्योंकि इस अवस्था में वह समूह बनाना शुरू कर देता है, समूह में खेलना शुरू कर देता है, अपने समवयस्क समूह के साथ में मिलकर के वो खेलना शुरू कर देता है। इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है माता पिता द्वारा। माता पिता के लिए ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, क्योंकि ये बात नहीं मानते हैं, बाहर खेलने चल जाते हैं या कुछ भी, तो इसे उत्पाती अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि पियाजे द्वारा कही गई है। पियाजे की जो अवस्था तृतीय अवस्था है वह होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक जो होता है मूर्त चीज़ों का चिंतन करना शुरू कर देता है, मूर्त संप्रत्यय का विकास हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब मूर्त और अमूर्त समझ रहे हैं। मूर्त मतलब कोई चीज़ उनके सामने दी गई हो वो मूर्त हो गया। अब अमूर्त मतलब अमूर्त चिंतन मतलब कि कोई चीज़ उनके सामने नहीं दी गई हो और तब उसके बारे में चिंतन। जैसे मैं बोल दिया कि एक अच्छे व्यक्ति में क्या क्या गुण पाए जाने चाहिए, तो ये अमूर्त चिंतन हो गया, क्योंकि ये जो है सामने दिखाई देने वाला चीज़ नहीं है, वो उसके बालक में केवल मूर्त संक्रियात्मक के लिए उनकी अवस्था में केवल मूर्त चीज़ों के बारे में वे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसका संप्रत्यय का विकास कर सकते हैं। इस अवस्था के ये पियाजे ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब पलटावी गुण। इस अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी गुण का मतलब यह कि वह अगर कोई चीज़ को अगर सीधे तरीके से कर रहे हैं तो वो उसका विपरीत भी करना सीख जाते हैं, मतलब उसका उल्टा भी करना सीख जाते हैं। मतलब इनमें ट्रेट्स एंड रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, पलटावी गुण आ जाता है।
भाषा आत्म केंद्रित ना होकर के सामाजिक हो जाती है। इनमें जो भाषा होती है, इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, आत्म केंद्रित होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है, ईगो सेंटर्ड होती है, परंतु ये आत्म केंद्रित ना होकर के सामाजिक हो जाती है। अब वे अपने बारे में ज़्यादा ना सोच करके समाज के बारे में ज़्यादा वो सोचने लगते हैं। मतलब कि वो अगर मान लीजिए उनसे अगर एक टॉफ़ी मांगा जाए, उनके पास अगर 2 टॉफ़ी होती है, 1 टॉफ़ी आपको जरूर दे देंगे, परंतु इससे पहले वाले स्टेज में हमने देखा था अगर 2 टॉफ़ी है तो आपको 1 टॉफ़ी के आधा नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संवेगों की अभिव्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है। मतलब कि संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संवेग का विकास तो हो जाता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं मुठी ढंग से। इसमें अभिव्यक्ति करना शुरू कर देते हैं, डर, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ये सारे संवेग भी ये क्या कहते हैं अभिव्यक्ति करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, इनमें सृजनात्मकता का विकास होने लगता है। सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी। वे नए नए वस्तु बनाने के प्रति ज़्यादा हो जाते हैं। अगर उनको कोई चीज़ दिया जाए तो उसे नए नए चीज़ बनाने के लिए ज़्यादा होते हैं। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर देते हैं, या वे कोई अगर उनको कोई चीज़ दिया जाए कि भाई इसको आपको ऐसे बना के दिखाना है तो वो बनाना शुरू कर देते हैं। चाहे पेंटिंग करना, ये करना, ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा सृजनात्मक रूप से ज़्यादा उसमें वो बढ़ने लगते हैं। तो ये उत्तर बाल्यावस्था के कुछ वो हैं। इसमें बस आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सीटेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप सबको देख लीजिएगा और नोट्स इसका बना लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है किशोरावस्था, एडोलेसेंस की विशेषताएं। तो किशोरावस्था 11 से या 12 से लेकर के 19-20 तक चलने वाली अवस्था है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है कि यह इसे बसंत काल कहा जाता है, क्योंकि बसंत ऋतुओं का सबसे राजा बसंत कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और जिसके कारण बहुत अच्छा भी लगता है। वह इसीलिए हमारे जो जीवन अवस्था है, हमारी अवस्थाओं का बसंत काल किशोरावस्था कहा जाता है। इसे संक्रांति काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन आते हैं जिससे वे कोई ना कोई चेंजिंग लाने का प्रयास करते हैं, वे समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, इसे संक्रांति काल भी कहा जाता है। इसे टीनेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद 13, 14, 15 ये टीन वाला एज शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे टीनेज भी कहा जाता है। परिवर्तन काल, इसे परिवर्तन काल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे उनके शरीर में परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन हार्मोन्स के कारण आते हैं, इसीलिए इन्हें परिवर्तन काल भी कहा जाता है। इन्हें समस्यात्मक काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें समायोजन और स्थिरता का अभाव होता है। मतलब समायोजन और स्थिरता करने में, कहीं भी समायोजन करने में अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं, इसीलिए इन्हें समस्यात्मक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा होता है। यह परिवर्तन हार्मोन्स के कारण हो सकता है। नेक्स्ट, स्वाभिमान की भावना, इनमें स्वाभिमान की भावना सबसे अधिक होती है। इनका स्वाभिमान को अगर कोई थोड़ा सा भी ठेस पहुंच जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। जैसे लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। ये भी शारीरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट, समाज सेवा की भावना, इनमें समाज सेवा की भावना ज़्यादा होती है क्योंकि किशोरावस्था में वे समाज से ज़्यादा जुड़ जाते हैं और समाज सेवा की भावना इनमें आने लगती है। वे समाज में अगर कुछ बुराइयां हैं तो उनको दूर करने के लिए उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर अगर कोई शादी का माहौल हो, शादी का मतलब ओकेजन हो, तो उस ओकेजन में आपने देखा होगा कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समाज सेवा की भावना में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वर्क करते हैं, थकते भी नहीं हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल, रॉस ने इसको कहा है शैशवावस्था की यह पुनरावृत्ति काल है, क्योंकि शैशवावस्था में जिस प्रकार समस्यात्मक थी माता पिता के लिए, वैसे इस अवस्था में भी समस्यात्मक ज़्यादा रहती है। इस अवस्था में भी केयर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए रॉस ने इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल कहा है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन का विकास। इसमें जो होता है कंक्रीट लेवल के बाद से भी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। कौन सा? अमूर्त चिंतन। क्यों करने लगते हैं? वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल
स्टेज, ये किसने बताया था? ये पियाजे ने बताया था। चौथा जो अभी थ्योरी आगे हमको पढ़ना है, तो उसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या है, तो उसमें अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। लास्ट हमारा 8वां जो है वो है वीर पूजा की भावना। इनमें वीर पूजा की भावना ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, मतलब वो किसी एक को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उसके अनुसार अपने आप को ढालने लगते हैं। वो रोल मॉडल कोई शिक्षक भी हो सकता है, या कोई हीरो भी हो सकता है, या कोई गायक हो सकता है। वो किसी को भी अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उसके बाद से उनके जैसा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। तो ये किशोरावस्था की कुछ विशेषता हैं जिसको हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। धन्यवाद।